नमस्कार दोस्तों, वो सभी विद्यार्थी जिनके पास सब्जेक्ट कोड BPSE 145 है, सबसे पहले उन सभी को एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर की चर्चा करेंगे और ये देखेंगे क्वेश्चन किन-किन चैप्टरों से आए थे। इसके बाद जून 2022 के क्वेश्चन पेपर को भी मैं अपलोड करूँगा, जहाँ से आप देखोगे कि क्वेश्चन किन-किन चैप्टरों से बने हैं और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर आपका 100 नंबर का होगा, टाइम 3 आवर मिलेंगे, 5 प्रश्न करने होंगे। पेपर 2 यूनिट में होगा, 1 यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करोगे और 1 यूनिट से आप 3 क्वेश्चन करोगे। सारे के सारे चैप्टरों की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पेपर जैसे कि मैंने बताया 2 यूनिट में होगा, 1 यूनिट से आप 2 क्वेश्चन करोगे और 1 से 3। जिस यूनिट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आप उस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन करना। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, स्वायत्त जिला परिषदों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं? तो अगर आपने छठा चैप्टर पढ़ा हो, छठे चैप्टर का नाम ही था क्षेत्रीय और जिला परिषदें। तो इस चैप्टर में पूरी तरीके से हमें स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में बताया गया है, उसकी चुनौती। जब ये क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले आप क्या डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में बताओगे कि स्वायत्त जिला परिषदें हैं क्या? तो आप बताओगे भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में भारत में जिला और क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का गठन किया गया है। इन परिषदों की स्थापना इसलिए की गई है ताकि ये जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा करें, उनकी संस्कृति को बढ़ावा दें, उनकी संस्कृति की पहचान करें और उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। तो पहले तो आपने इन्हें क्या कर दिया, परिभाषित कर दिया कि स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती हैं। जिले के स्तर पर स्वायत्त जिला परिषदें कार्य करती हैं जिसमें एक से अधिक जनजातियां होती हैं, जबकि क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषदें कार्य करती हैं। ये बताओगे? फिर आप बताओगे जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं, इन्हें मतलब शॉर्ट में एडीसी कहते हैं। तो इसके बारे में आप बताओगे ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में 10 राज्यों के लिए प्रावधान करती हैं, ये बताओगे। जिसमें असम के 3 राज्य हैं, मेघालय के 3 राज्य कह रहा हूँ, हाँ। असम के 3 क्षेत्र हैं, मेघालय के 3 क्षेत्र हैं, त्रिपुरा का 1 क्षेत्र है और मिजोरम के 3 क्षेत्र हैं। फिर आप इनके बारे में बता दोगे? ठीक है भाई, इतना तो ये क्लियर हो गया। अब इनकी चुनौतियाँ बताओगे। चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौतियाँ ये हैं भाई, सबसे पहली बात तो स्वायत्त जिला परिषदों की कि ये जनजातियों की आकांक्षाओं को नहीं पूरा कर पाई, पहला पॉइंट आप ये बताओगे। फिर ये बताओगे जो यहाँ के गैर आदिवासी लोग हैं, ये इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो आदिवासियों के लिए काम करती हैं, बल्कि जो गैर आदिवासी लोग हैं उनके लिए तो स्वायत्त जिला परिषदें काम ही नहीं करती हैं। इसके अलावा इनके पास फंड इतना नहीं होता। इसके अलावा इसमें जितने भी सदस्य हैं ना, एडीसी, ये स्वायत्त जिला परिषदों में जितने भी सदस्य हैं, ये नई पीढ़ी के बंदे हैं। इनके पास आधुनिक शिक्षा है और जबकि यहाँ का समाज पारंपरिक है, यहाँ के समाज के पास पारंपरिक शिक्षा है, ये आदिवासी रीति रिवाजों से चलते हैं। तो ऐसे में इनके बीच में मतभेद बना रहता है आए दिन। इसके अलावा स्वायत्त जिला परिषदों पर ये इल्ज़ाम लगते हैं कि राजनेताओं की मिलीभगत होती है और ये भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। तो इसलिए ना लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। खास तौर पर यहाँ के जो जनजाति हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसी वजह से ना यहाँ के लोग ये कहते हैं कि स्वायत्त जिला परिषद अपने क्षेत्राधिकार का सही से प्रयोग नहीं कर पा रही है। इसके अलावा स्वायत्त जिला परिषद अगर कोई डिसीजन ले भी रही है तो उसके लिए उसे किस पर डिपेंड होना पड़ रहा है? राज्यपाल पर डिपेंड होना पड़ रहा है। तो राज्यपाल की भूमिका भी बड़ी विवादित है। ये सब स्वायत्त जिला परिषदों की क्या है, चुनौतियां हैं। तो अगर आप इस टाइप से आंसर लिखोगे तो आपको 20 में से 15 नंबर तक मिल सकते हैं, अगर आपने सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखी। ठीक है भाई, आगे देख। जो अगला क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो जब आप भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के लक्षणों की व्याख्या करोगे तो वैसे लगभग हर चैप्टर में हमने छठी अनुसूची का वर्णन किया है, लेकिन जब आप चैप्टर नंबर 4 को पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 4 जो कि संविधान सभा में बहस है, तो सबसे पहले उसमें आप ये बताओगे कि छठी अनुसूची का जो निर्माण है उसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है, जिसमें उस चैप्टर में नाम दिए गए हैं। फिर आप छठी अनुसूची में ये बताओगे कि कौन कौन से राज्य हैं। तो छठी अनुसूची में असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये सभी राज्य किस में आते हैं? छठी अनुसूची में आते हैं। इस अनुसूची के तहत जो है आर्टिकल 244 का जो पार्ट 2 है वो इस अनुसूची को शक्ति प्रदान करता है। इसमें ये बताया गया है कि हर राज्य के कितने क्षेत्र हैं और उन क्षेत्रों के लिए किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाएगा, इन क्षेत्रों में राज्यपाल कैसे डिसीजन लेगा, किस प्रकार से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं इस क्षेत्रों को संरक्षित करेगी। इसके अलावा भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जितने भी क्षेत्र हैं उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए क्या क्या नियमों का निर्धारण किया जाएगा, इन सब की चर्चा हमने कर रखी है भाई। कहाँ पर? चैप्टर नंबर 4 संविधान सभा में बहस में और चैप्टर नंबर 5 पूर्वोत्तर भारत के विशेष प्रावधान में। तो थोड़ा सा चैप्टर नंबर 4 से आप इसकी भूमिका बनाओगे और जो पूरा आंसर है वो चैप्टर नंबर 5 से आप लिखोगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शरणार्थियों से संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। पूरी की पूरी किताब में हमने यही पढ़ा है कि जब आप उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में देखोगे तो यहाँ पर निर्जातीय भिन्नताएं हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बांग्लादेश से
और अन्य पड़ोसी राज्य जैसे कि म्यांमार से बहुत सारे शरणार्थी यहाँ पर आकर बस गए हैं। इसके अलावा बंगाली बोलने वालों की जो लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं इस क्षेत्र में। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को क्या लगता है, स्थानीय लोगों को तो ये लगता है ना कि हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर शरणार्थियों की समस्याओं का है। तो शरणार्थियों की समस्या ये है कि इनके पास रहने की जगह नहीं है, नागरिकता नहीं है, इन्हें डिटेंशन कैंपों में रहना पड़ रहा है, और ये जिस देश से आए हैं उस देश की सरकार इनके लिए कुछ करना नहीं चाहती। तो ऐसे में भारत सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं इन शरणार्थियों के बोझ से दबित हो जाती है। इसके अलावा इन शरणार्थियों की वजह से आए दिन दंगे रहते हैं, जैसे चकमा शरणार्थियों की वजह से बड़े पैमाने पर मतभेद रहते हैं, रोहिंग्याओं को लेकर बड़ा मतभेद रहता है। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र की जो राजनीति है वो लगभग शरणार्थियों की समस्याओं से क्या है, ग्रसित है। आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। हालांकि सरकार इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रयास कर रही है। असम के लोगों का ये कहना है कि जितने भी लोग 1950 के बाद यहाँ से आए हैं उन सबको यहाँ से हटा दिया जाए और एनआरसी लागू की जाए। और जबकि भारत सरकार जो है इसके लिए अलग अलग प्रावधान करती है। कई बार जब आंदोलन होते हैं तो सरकार और यहाँ के छात्रों के बीच में समझौते भी होते हैं। तो आप अगर आपने एक एक चैप्टर पढ़ रखा है प्ले लिस्ट से, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई भी समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि लगभग हर चैप्टर में हमने इसकी बात की है। लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 7 में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो, क्योंकि चैप्टर नंबर 7 का नाम ही है प्रवास, शरणार्थी और नागरिकता। फिर 2 पे टिप्पणी करनी है, तो देखो टिप्पणी वाले क्वेश्चन से थोड़ा बचने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें फिर आपको ना ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी 10-10 नंबर के हिसाब से। और मान लो जो पॉइंट्स आप लिखना चाहते हो वो पॉइंट्स एग्जामिनर ना चाहता हो, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स चाहता हो। जैसे अफस्पा कानून पे लिखोगे तो अफस्पा कानून क्या था, ये सैन्य बल को एक तरीके से ये अधिकार देता था कि वो बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी कर सकते हैं अगर कोई बंदा संदेह में है तो। इसी प्रकार से यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा कानून जो इसके यहाँ के लिए था, संगठन भी था। तो जो आप ये चर्चा करोगे टिप्पणियों से बचना, मेन मेन क्वेश्चन करना, क्योंकि उसमें हेडिंग अच्छी हो सकती है और उसमें नंबर भी ज़्यादा मिलने के चांस रहते हैं। टिप्पणियाँ समय भी खा जाती हैं। भाग 2 की बात करते हैं। उत्तर पूर्व भारत में पहचान की राजनीति की अभिव्यक्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखो उत्तर पूर्व की जो राजनीति है उसमें पहचान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि हर जनजाति जो है वो अपनी पहचान चाहती है, हर जनजाति चाहती है उसकी भाषा राज्य भाषा का दर्जा मिले। हर जो क्षेत्र है वो अलगाव की डिमांड करता है। जैसे कि असम से 4 राज्यों का निर्माण भी हुआ था। और आज भी बोडोलैंड की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है। बोडो जनजाति अपनी अलग जो है पहचान के आधार पर अलग राज्य की बात करती है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो उत्तर पूर्व की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं पहचान की राजनीति से ग्रसित है। चैप्टर नंबर जो 9 है उसमें आपको पूरी तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्व क्षेत्र में राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था के बारे में बताइए। ये चैप्टर नंबर 10 से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि उत्तर पूर्व के क्षेत्र में जो राजनीतिक दल हैं और जो दलीय व्यवस्था हैं। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनका निर्माण ज़्यादातर आंदोलनों से हुआ है, क्योंकि लगातार अलगाव, जैसे मिजो की बात करो तो मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना हुई, वो अलगाववाद की मांग के रूप में हुई थी। आगे चलकर मिजो नेशनल फ्रंट यहाँ पर क्या कर रही है, शासन कर रही है। इसी प्रकार से असम के छात्रों ने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, जैसे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। आगे चलकर इसका विलय असम गण परिषद में हो गया था। तो ये वाले क्वेश्चन के लिए ना आपको बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नाम और उनके नेताओं के नाम याद करने पड़ेंगे। तो देखो पहला पार्ट जो यूनिट का होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, उसमें से 3 क्वेश्चन करना और अगले वाले से 2 क्वेश्चन करना। उत्तर पूर्व क्षेत्र की पर्यावरण समस्याओं की चर्चा कीजिए। तो ना 4 आंदोलन है इस पूरी बुक में, एक छात्र आंदोलन है, एक महिला, एक पर्यावरण और एक मानवाधिकार। और उनमें से एक ना एक तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो पर्यावरण वाला आंदोलन जो है 13वां चैप्टर है, जिसमें आप पहले तो आप ये बताओगे उत्तर पूर्व की ज्योग्राफिकल चीज़ें कि यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी इलाका है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से वनों पर निर्भर हैं। वनों का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन समस्याएं क्या आई, औपनिवेशिक शासनकाल में बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र का दोहन किया गया, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया गया, यहाँ पे बड़े पैमाने पर तेल शोधन कारखाने लगाए गए। लेकिन लोगों का फिर विरोध हुआ। माइनिंग जब की जा रही थी तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा था। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र के जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी प्रभावित किया जा रहा था। तो इस टाइप से इसके आंसर लिखोगे और चैप्टर नंबर 13 पढ़ो, वहाँ पर विस्तार से हमने इसकी चर्चा कर रखी है। फिर 2 पे आपको टिप्पणी करनी है, द असम विजन दस्तावेज 2025। तो असम विजन दस्तावेज 2025 के बारे में आप जो पढ़ोगे ये चैप्टर नंबर 15 में आपको मिलेगा। ठीक है भाई। इसके अलावा थोड़ा सा इसका अन्य जितने भी चैप्टर हैं उसमें भी चर्चा की गई है। मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में आपको मिजोरम में अगर जितने भी चैप्टर हैं उसमें लगभग हर जगह एमएनएफ यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में बात की गई है। लेकिन चैप्टर नंबर 14 जो मानवाधिकार आंदोलन है उसमें मिजो नेशनल फ्रंट के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। छात्र आंदोलन वाले में भी एमएनएफ की चर्चा की गई है।
तो ये 8 क्वेश्चन है, कैसे आपको इसका आंसर लिखना है, कैसे हर चैप्टर हैं, सारी चीज़ें वीडियो हैं जो अपलोड हैं, आप आराम से उसे पढ़ो और आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लाइव क्लास भी रख देंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।